देश के ऊपर हाल ही में खौफनाक आतंकी हमला होता है, जिसके बाद भारत सरकार हरकत में आती है और उन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत के द्वारा आतंकियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, जिसमें हमारे देश के सैनिकों का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। आज उन्हीं सैनिकों से हमारे हर क्षेत्र के सैनिक, नेवी एयरफोर्स होवे या फिर हमारे आर्मी वाले होवे, हर किसी ने अपना 100% दिया, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कैसे है, आम जनता को कैसे समझाना चाहिए, उसी को लेके हम आज हमारे एक ऑफिसर बैठे हुए हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे। एक एक करके हम उनका परिचय देते हैं। नमस्ते, मैं हूं मनोज चौहान और हमारे साथ में विनय सर है और हमारे एक ऑफिसर बैठे हुए हैं, जिनका एक एक करके मैं परिचय देता हूं। जस्ट फर्स्ट में बैठे हुए रंजीत सर है, नेवी चीफ पेटी ऑफिसर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद हमारे जस्ट बगल में उनके बैठे हुए सूबे सिंह जी हैं, जो लेफ्टिनेंट हैं, और ठीक उनके बगल में बीजेपी से जिला अध्यक्ष भरत भाई पटेल जी हैं, और उनके जस्ट बगल में रघुवीर सिंह जी हैं, सीपीयू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ठीक उनके बगल में एस.के. सिंह, रेगुलेटिंग पेटी ऑफिसर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सिंह जी, त्रिलोक सिंह जी, सीपीयू, एक्स नेवी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और ठीक उनके बगल में बैठे हुए हैं एक्स एयरफोर्स में है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन सारे लोगों के बीच में हम जिनके नाम पे देश में ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, आप लोगों जैसे बहादुर महिलाओं का इस देश को ज़रूरत है, जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई हमारी भारत सरकार का और हमारे आर्मी ऑफिसर को, उनके साथ में बैठ के आज आप उनका सहयोग दे रही हैं और उनके शौर्य के साक्षात साक्षी बन रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी राणे जी। हम बात शुरू करेंगे। इससे पहले हमारे सैनिकों का जो शौर्य रहा है, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पे बॉर्डर के पार जाके उन आतंकियों को जिस तरह से सबक सिखाया, उस विषय पे हम बात करेंगे। हमारे हर क्षेत्र के सेना जो हैं अपने लेवल पे जाके कार्य करते हैं। आप नेवी ऑफिसर हैं, आपका कार्य क्षेत्र क्या है? आम जनता को खास करके बहुत कम पता होता है इन सब सारी चीज़ों के बारे में कि आप कैसे आम लाइफ में कैसे जीते हैं। फिर इसके बाद जब कोई दुर्घटनाएं होती है देश के ऊपर, तो उन घटनाओं के बाद किस तरीके से हरकत में आती हैं, क्या कुछ तैयारियां रहती हैं, उन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, हमारे साथ में विनय सर हैं, कुछ दो बात रखेंगे, इसके बाद हम बातें स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि आपने पहले भी देखा हमारे चैनल के माध्यम से, दुनिया ने भारत के सैनिकों का जो शौर्य तो देखा ही, साथ ही साथ देश में छुपे गद्दारों के ऊपर जो भारत सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, वो भी एक सराहनीय कार्य है। क्योंकि देश के बॉर्डर पे तो हमारे वीर सैनिक जो बैठे हुए हैं वो तो लड़ते ही हैं, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉर्डर से कहीं ज़्यादा घातक होते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, ऐसे गद्दारों को देश में पकड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, उनके साथ साथ जो देश में भारतीय हैं, प्रॉपर भारतीय होने के बाद वो यहाँ की जो घटनाएं हैं वो यहाँ से शेयर करते हैं पाकिस्तान में, ऐसे लोगों पर भी लगातार आप देख रहे होंगे कि कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। तो इस बीच सबसे पहले हम बात करेंगे रघुवीर सर से। जो ऑपरेशन सिंदूर सर अभी हाल में हुआ, जब अचानक इस तरीके की कोई घटना होती है और आप लोग जब बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, और जब इस घटना के बाद जो पहलगाम में दर्दनाक एक घटना हो, उसके बाद उस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, क्या लगता है कि जो एक्स आर्मी हैं या आप लोग हैं जैसे रिटायर्ड हो चुके, तो कितना खून खोलता है? क्या लगता है क्या करना चाहिए? खून तो ऐसा खोलता है कि हम अभी जाके उनको ख़त्म कर दें। बात वो है, सांप को कितना भी दूध पिला लो, जब वो डसेगा तो जहर ही उगलेगा। कभी भी हमने देखा है पाकिस्तान यही काम करता है शुरू से, पर पहले ऐसा एक्शन हुआ होता तो इतनी बड़ी हमें स्थिति नहीं होती, क्योंकि हम पहले ही उनके ऊपर अटैक कर सकते थे जब हमें मालूम होता, पर हमारे को उस टाइम मालूम नहीं रहता है। अभी जो मोदी जी ने जो काम अभी किया है और जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, ये सिंदूर एक औरत के 16 श्रृंगार का एक हिस्सा है, जिसमें चैप्टर 1 हुआ है, चैप्टर 2, 3, 4, और उसके बाद में दूसरा सिंदूर का जो दूसरा श्रृंगार होगा उसका क्या हाल होगा। मेरा ख्याल पाकिस्तान तीसरे नंबर तक ख़त्म हो जाएगा, पर वो ख़त्म ही होना चाहता है तो हम भी ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो काटेगा तो सांप जहर ही आएगा, वहाँ से कोई आशा और दूसरी नहीं है। जी, गुना सिंह जी सर, आपसे जानना चाहेंगे इस ऑपरेशन से कितने खुश हैं आप? क्या ऑपरेशन एकदम सही रहा या थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था? क्या कहना चाहिए? इफ यू आर पैट्रियट
or if you are an Indian, every Indian should be proud of the action taken as a Sindoor. Sindoor, maybe in Hindi, Sindoor हो सकता है. I just to put it into English, sin door और sin दूर. SIN sin पाप होता है, पाप को दूर करते हैं. तो इंग्लिश में मैं ऐसे में देखना चाहता ये पाप का दूर क्या है. सो दिस सिंदूर ऑपरेशन इज़ डिफरेंट. बस एक बॉल में कभी कभी छक्का मार देते हैं, उसको 9 बॉल भी हो जाता है. तो ऐसे जिसमें वॉट एवर द डिसीजन इज टेकन बाई आवर मोदी जी इज हिट ऑल द 3 sides. Ladies sides, taking a revenge and giving a guidelines to the world how the terrorism can be stopped in diplomatic way, in political way, plus the military way. So I appreciate all the efforts taken by all the forces, including BSF, CRPF, Air Force, Navy, Coast Guard, everything. This is an involved movement. What we see is a part of the thing which has been put in the media. One missile is to go. You don't think there will be some 170 organizations should be involved to make this success. There are many people, they see unsung heroes are behind that. So we respect as an ex-serviceman, we are proud of that. We request every public should know what is doing. Because there are certain sayings are there. All men adore God and soldier at the time of sin or at the time of war. When the war is over, things are straightened, God is forgotten and soldier is slated. This is actual saying. This is actually happening. Now that should change. We face lot many problems we cannot express, but everybody knows there is a problem. So attacking is not the only solution to that. So until unless when there is a word told us is, the more we sweat in the peace, the less we bleed in the war. We work more in peace than in war. So that's what I want to say. I am thankful to you all. The Sindoor operation, if it is ongoing again, it should be a great success and great lesson to the world. Thank you. सर आपसे जानना चाहेंगे जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चालू था और उसके बीच किसी तीसरे देश का अंदर आना होता है, यानी कि जो ट्वीट किया जाता है, क्या लगता है देश के लिए अच्छी बात थी या बहुत बुरी बात थी? तीसरे यानी अमेरिका का राष्ट्रपति यानी कि हमारे देश से किसी देश का युद्ध चालू है और कोई तीसरा देश आकर वहाँ पर इंटरफेयरिंग करता है और बताता है कि भाई युद्ध रुक चुका है, तो क्या लगता है कितना सही है ये? बहुत बहुत धन्यवाद. पहले तो धन्यवाद करूंगा सरासर न्यूज़ को, जिन्होंने आज 7-8 की घटना को आज अभी तक समाज में ज़िंदा रखे हुए हैं. समाज की जागरूकता के लिए ये गर्व की बात है जो जन जन तक एक मैसेज पहुंचा है सिंदूर ऑपरेशन के विषय में. रह गई इसके सक्सेस, इसके विषय में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे घर घर के बच्चे तक को पता चल चुका है कि सिंदूर का ऑपरेशन कहाँ तक सक्सेस रहा नहीं रहा. रह गई बात थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट. ये वंस अपॉन देयर वाज ए टाइम, जो हम लोग जो किताब में पढ़े थे, यह एक समय था जब हम दूसरे के इंटरफेरेंस को मजबूरी के रूप में लेते थे. लेकिन भारत आज के दिन में ये पूरी दुनिया के नज़र में हम चौथी अर्थ शक्ति बन चुके हैं. हमारा आकाश मिसाइल, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा S-400, ये सब दुनिया ने देखी. तो अभी अगर कोई दूसरी कंट्री अपना इन्वॉल्वमेंट देती है तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है. मोदी जी का क्लियर आदेश है कि हम अपने शर्त पर, हम अपने कंट्री के सुरक्षा के लिए, हम अपने टर्म एंड कंडीशन पर समझौता करेंगे. हम किसी के आगे न तो झुकेंगे और न झुकने देंगे. आँख में आँख मिलाकर बात करना, ये उनकी 2014 से जो उन्होंने संकल्प लिया, पूरा विश्व देखा कि भारत अब आँख से आँख मिलाकर बात करता है. दूसरे की अध्यक्षता या दूसरे का इंटरफेरेंस हम नहीं बर्दाश्त करेंगे. ठीक है, अभी आपने अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात किया कि भारत चौथे नंबर पे आ गया अभी हाल ही में सर्वे के मुताबिक.
भारत की तरफ से सही किया गया है युद्ध पे, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति आके बोलते हैं कि हमने युद्ध में मध्यस्थता कर दी, लेकिन भारत का भी एक स्ट्रेटजी रहा होगा ना, सोच रहा होगा जिस हिसाब से कि भारत को उनसे पहले कर देना चाहिए था, या तो उन्होंने अमेरिका में जाके एक ट्वीट करते हैं कि हमने मध्यस्थता की, भारत सरकार को इनकार करना चाहिए था एटलीस्ट। बीजेपी से आप बैठे हुए हैं भरत पटेल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से सरकारें सोचती हैं युद्ध के दौरान, चूँकि आप जिला अध्यक्ष भी हैं दमन से, तो नमस्कार। हम आपका राय जानना चाहेंगे इस पर। जिस तरह पहलगांव में जो हमारी बहनों का सिंदूर छिना गया, पाकिस्तान द्वारा बार बार ऐसी हरकतें की जाती थी, मगर पाकिस्तान वो भूल चुके थे कि अभी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में कमान है। जिस तरह मोदी जी ने और हमारे भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि पाकिस्तान ने जो हरकतें की, उनका जवाब पाकिस्तान में घुस के 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराया। और पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। आज जिस तरह पाकिस्तान घुटने टेक के माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानते हैं कि ये पाकिस्तान सुधरने वाली नहीं है और कभी न कभी ऐसी हरकतें करने की आशा में रहती है। लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ वासियों को पूरा विश्वास दिया है कि जिस तरह पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करती है, अब हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है सर, हम हमारे एक्स ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो हम तो इनसे तो वो बातें नहीं कर सकते, थोड़े आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो हम आपसे थोड़ी उस तरीके की बात कर सकते हैं। सरकारें फ़ायदा भी लेती हैं इन सब सारी चीज़ों का, आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से किया गया, चूँकि ये सवाल अभी करने का मन तो नहीं था, लेकिन आप बैठे हुए हैं तो आप बेटर है कि आप लोगों को जवाब भी दें उस तरीके से। सरकारें फ़ायदा भी लेती हैं आर्मी के शौर्य का, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? देखिए, इसमें अपोजिशन से कुछ भी सवाल ऐसे मतलब फ़ायदा ना फ़ायदा की बातें करते रहते, मगर देश के हित के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो सोचते हैं, और प्रधानमंत्री जी कभी भी ऐसा पॉलिटिकल ऐसा नहीं लाया, और उसने देश के फ़ायदे के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। और जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, और अपोजिशन बार बार उनका बीजेपी ने शायद फ़ायदा लिया, उसमें ऐसा आरोप लगाते, लेकिन पूरे 140 करोड़ वासियों सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने देश की सुरक्षा के लिए करते हैं। देखा भी गया ना, जब हमारे सेनाएं जब अटैक कर रही थी उस दौरान भी मुझे नहीं लगा कि देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी है जिसने इसका विरोध किया, और सबने एक साथ में आके पूरी तरह से आतंक के विरोध में समर्थन दिया भारत सरकार का। तो इसमें एक तरफा तो पक्ष नहीं होना चाहिए, हर जगह पोस्टर लग रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा इस तरीके का सवाल अगर मैं कर रहा हूँ तो, लेकिन समर्थन सभी सरकारों का रहा, मतलब सभी पार्टियों का रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का पोस्टरबाजी भी होना चाहिए। क्या सोचते हैं बीजेपी, कैसे सोचती है, और ख़ास करके भरत जी कैसे सोचते हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं दमन से, वो कैसे सोचते हैं इस चीज़ को? देखिए, भारत के लिए आज जो डेलीगेशन बना है, शशि थरूर जी जाके विदेशों में, AIM के ओवैसी साहब जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो साफ तौर पे देखा जाता है ना कि यहाँ पे पार्टी का तो पक्ष नहीं रह गया। कैसे सोचते हैं? सही बात है। देखो, भारत के हित के लिए, हमारे भारत के सुरक्षा के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ जुट के एक साथ में आए मंच में, और सभी ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे भारत की सुरक्षा के लिए हम सभी साथ मिलके जो भी सहयोग देना हो वो देना है, और सभी ने दिया है। और भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा कहना तो ये है कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वो जनता के हित के लिए निर्णय है, और जिस तरह हमारे बहनों का सिंदूर छीना गया, उनको कड़ा से कड़ा जवाब देना था, और सभी पार्टी ने इसमें सहयोग दिया। हम मानते हैं सभी पार्टी ने सहयोग दिया और देना चाहिए, ये हमारे भारत की नागरिकों के हित के लिए एक विषय था। और हम आशा रखते हैं कि हमारे ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे सभी पॉलिटिकल एक साथ मंच पे आए और किसी ऐसे देश को सबक सिखाने के लिए सबको साथ। ठीक है, आप भी बहुत नपातुला जवाब दे रहे हैं, हालांकि जिस तरह से पॉलिटिशियन देते हैं पक्के मजे में पॉलिटिशियन लग रहे हैं सुबह सर हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे जिस दौरान इस तरह की कुछ देश के अंदर घटनाएँ हो जाती हैं, आर्मी जिस तरीके से अटैक करती है,
क्या रोल रहता है, नेवी का क्या रोल रहता है और किस तरीके से तैयारी रहती है आम टाइम में? जैसा कि हमने जब भी वीडियो शूट किया तो हम उससे पहले भी बात कर रहे थे कि ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि जिस तरीके से भारत के इकोनॉमी के लिए भी बेटर था, तो थोड़ा हम जनता को भी समझाइए कि युद्ध के दौरान नेवी का क्या महत्व रहता है, किस तरीके से इनका प्लानिंग रहता है और देश के लिए कितना उचित था इसमें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच योर न्यूज़ चैनल्स। मैं सूबे सिंह ऑनरी लेफ्टिनेंट मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जो आज वार स्ट्रेटेजी है टोटली चेंज हो चुकी है। जो पहले जो पिछले दशकों साल पहले थी वो कुछ अलग थी, आज जो है लड़ाई का एकदम ही रूप चेंज हो गया। अभी आपने देखा कि सब लोग जो है कि बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने ड्रोन भेजा, उसने ड्रोन भेजा। अभी आप सोशल मीडिया पे इतना जो प्रचार हो जाता है कि आप घर बैठे आप सबको पता लग रहा है। और रही बात थोड़ी देर पहले अभी भाई ने बताया था कि गद्दार क्या होता है, जबकि हम एनिमी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम सारे रणनीति अपनाते हैं। देखो क्या होता है, दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए हमको, पहली बात तो। और दुश्मन के पास क्या क्या हो सकता है एंटिसिपेशन हमारा वो ज़रूरी है। तो उससे देखो हमारे को कोई भी नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का, तीनों का रोल अलग अलग रहा है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका ने 2 लड़ाई लड़ी है जो अरबियन कंट्री से। दोनों लड़ाइयों में नेवी का रोल मुख्य रहा है। नेवी से क्या है कि ग्राउंड की लड़ाई 71 में आप थे। 71 में ठीक है, हम समझना चाहेंगे तो कारगिल वार के दौरान की मैं आपको घटना बता दूंगा। जो अमेरिका ने क्या किया है, उनके पास वो शिप लेके आए। शिप से क्या है कि एयर अटैक भी कराया उन्होंने, और उन्होंने कमांडो उतारे, ग्राउंड में अटैक किया उन्होंने, और पानी के अंदर बैठे, तीनों 3 डायमेंशन अटैक किया अमेरिका वाले। तो नेवी का रोल सबसे ज़्यादा, अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही जो अपने जो डिफेंस मिनिस्टर बोले हैं कि भाई अगला जो एम रहेगा नेवी लड़ेगी। और मैं आपको छोटा सा 71 के वार की बात बताना चाहता हूँ। मैं जो मिसाइल बोट होती थी उनमें नौकरी किया था मैंने। उसमें मिसाइल बोट जो है 4 मिसाइल बोट होती थी हमारे पास में, और वो इतनी छोटी होती थी, रडार में बिल्कुल फेंट होती थी। 71 पे आप 71 वार की घटना मैं बताता हूँ। उस टाइम पे जो शिप ने पार्टिसिपेट किया था, उस शिप में मैंने नौकरी किया था। अच्छा, उन मिसाइल बोटों में मैंने नौकरी किया था। वो मिसाइल बोटें क्या इतनी छोटी थी कि हमने रशिया से खरीदी। रशिया खुद वो ताजुब हो गया था जब वार ख़त्म होने के बाद में, आप लोगों ने कैसे वार जीत लिया। वो मिसाइल बोट कभी भी, अभी क्या है सैटेलाइट इतनी तेज़ हो गई है, उस टाइम पे रडार वगैरह होते थे, सैटेलाइट नहीं होती थी। तो क्या है कि वो मिसाइल बोट को हमने शिपों के साथ टो करके, और कराची हार्बर 300 नॉटिकल माइल दूर पड़ता था मुंबई से, और शिप से अटैच टो करके और वहाँ कराची हार्बर के नज़दीक छोड़ दिया। वहाँ एक मिसाइल बोट ने 4 शिपों को डुबा दिया। कराची हार्बर को पूरे को ब्लॉक कर दिया था। और नेवी का इतना बड़ा रोल रहा था। आपने देखा होगा 71 वार में कितना क्या रिजल्ट रहा था। अभी आज जो है सब साइबर अटैक सबसे बड़ी बात है। आपने देखा होगा, अब जो हम माध्यम देना चाह रहे हैं, आपके न्यूज़ पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं, अगर इसी को कट ऑफ कर दो, सप्लाई कट ऑफ कर दो, आप इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ कर दो, क्या आप सर्वाइव कर सकते हो एक दिन? आप सब कुछ बंद हो जाएगा, किसी के पास कम्युनिकेशन नहीं होगा, ट्रेन बंद होगी, पानी बंद हो गया, आपका बिजली सप्लाई कट ऑफ करने के लिए। तो यही है अभी हमको जो है, जो मोदी जी ने टाइम लिया, प्रधानमंत्री जी ने, और तीनों सेनाओं को उन्होंने बोला पूरा छूट दिया। देखो क्या होता है कि हर एक दुश्मन का भी फर्क आता है, सरकारों का फ़र्क आता है, वो बात अलग है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको जो है कि आप उन्होंने क्या है कि उनका एक देश आया था, टर्की आया था उसके साथ में, अजरबैजान, उनके पास कुछ नहीं था। पीछे जब एक्सपोर्ट उनका कहाँ था, चाइना एक्सपोर्ट करने वाला था। हमारा जो है पूरे देश में अमेरिका बोल रहा था, रशिया बोल रहा था। और आप मैं बताना चाहता हूँ कि खाली बोलने से नहीं होता। रशिया ने हमारे इंडियन वाटर में सबमरीन लॉन्च कर रखा था, और वो करते हैं, ठीक है। वो न्यूक्लियर सबमरीन आजकल ऐसा होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में घूमती रहती है। मात्र आधा ग्राम यूरेनियम डालो और वर्ल्ड के चक्कर लगा के आ जाओ सबमरीन से। उनको सिर्फ ऑर्डर मिलता है अगर वहाँ से मिसाइल वहाँ मारनी है। अभी मैं एक छोटा मिसाइल का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं कारगिल वार के टाइम पे जो मैं था, उस टाइम पे क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग थी वार की। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी रहता है आर्मी वालों का, तो थोड़ा वो हिसाब से बताएं। कोई नहीं, जनता हमारी समझदार है, समझ जाएगी जी। चूँकि प्लान रहता है तो हर चीज़ हम उजागर नहीं कर सकते, तो आप बता सकते हैं अपने हिसाब से। बताने का ऐसा है, मैं बताता हूँ। हाँ। क्या होता है ना कि पहले का वार था, तो वार शुरू होते उससे पहले इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी आ दे। तो जैसे अगर होता है तो हम जो है पहले से पोजीशन ले लेते हैं, महीने पहले पोजीशन ले लेते हैं हम।
जैसे आपने सुना होगा अभी पाकिस्तान सबमरीन आ गई थी यहाँ पे, वो इंडियन वाटर में आई थी और वो विक्रांत को डूबने के चक्कर में 71 वार के तो गाजी सबमरीन, तो गाजी सबमरीन, तो 71 वार के हमारे जो आदमी बैठे हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो वो सबमरीन अभी ऐसे ही हमने 99 में जो हमारा कारगिल हुआ था तो मैं भी वहाँ पे था और पोजीशन लेके हम बैठे थे। क्या होता है ना, जैसे अगर दुश्मन का शिप आएगा, एयरक्राफ्ट आएगा, हम वही मिसाइल का ऐसा है, एक एक मिसाइल में 3-3 इंजन होते हैं। अब सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि भाई ये आ गया, अटैक करना है उस पर। तो एक मिसाइल का इंजन होता है कि नीचे से, जैसे मान लो पानी का हम कोई भी गहराई पर नीचे हैं और नीचे से ऊपर आने के लिए एक इंजन टेक ओवर कर लेगा, उसके बाद दूसरा इंजन टेक ओवर करेगा हाइट पे जाने के लिए, तीसरा इंजन जहाँ से टारगेट वहाँ तक जाएगा। 3-3 इंजन एक मिसाइल बोट में, जो आपने रामायण के टाइम पे भगवान राम जो बाण चलाते थे, और गाइडेड मिसाइल है और गाइडेड टारपीडो भी हमारे पास में है, ऐसे होते हैं नेवी के पास। तो वो उनके द्वारा जो है, और अभी ड्रोन का सिस्टम ऐसा है कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम में फिट कर दो, सीधा जहाँ पे टारगेट सेट कर दो। ठीक है, ये तो प्लानिंग हुआ जी। सरकारें जिस तरीके से अपना पक्ष रखती हैं, जाके युद्ध पे मान जाते हैं कि हमने अभी युद्ध विराम कर दिया है जी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर रुका है। और सरकार बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार चालू है जी, लेकिन भारत के इकोनॉमी की दृष्टि से कैसे देखते हैं हमारे सर? देखिए, बोलते हैं ना भय बिन होए ना प्रीत। देखो दुश्मन को क्या है कि इतना मारो कि ताकि वो आखिरी दिन तक नहीं। और इकोनॉमिक दृष्टि पे मैं बताता हूँ, देखो मैं 86 में मिसाइल बोट में गया था, वो मिसाइल बोट ने जो 71 पार्टिसिपेट किया था, एक मिसाइल की कॉस्ट होती है 17 लाख रुपये। 86 की बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि लड़ाई लड़ने के लिए आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है और इक्विपमेंट इतने महंगे हो रहे हैं, तो नुकसान तो दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। और हम एक मिसाइल, जैसे अभी रशिया जो है पिछले 3 साल से जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के साथ में, एक मिसाइल की करोड़ों में कीमत होती है। तो एक दिन में 50 मिसाइल मार दिया तो कितना 50 करोड़ नीचे हो गया। तो वो जो है अभी ये है इकोनॉमिक लड़ाई होती है। दूसरे कंट्री बैठे हैं वो आपको भिड़ा देंगे, वो करा रहे लड़ाई। अब चाइना जैसे और इसमें फ्रंट पे करके पाकिस्तान को खुद, अभी चाइना जो पीछे बैकस्पोर्ट पाकिस्तान को करता है कि उनमें चाइना का मेन हाथ रहा है। और जो उनके मुनीर को जो है आसिम को भेजने के लिए, उत्साहित करने के लिए चाइना का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इसमें। रंजीत सर, हम इनसे जानना चाहेंगे सर, कैसा रहता है माहौल, कैसा रहता है आम लाइफ में जब युद्ध नहीं चल रहा होता है, जो रूटीन लाइफ रहता है उसमें, और युद्ध के दौरान किस तरीके का माहौल बनता है नेवी में? नमस्कार। क्या आप लोगों को अलग से कुछ एडवाइस किया जाता है सरकारों की? नमस्कार। सबसे पहले सालासर न्यूज़ को धन्यवाद, और हमारी जो बहने बेटी जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और सिंदूर के बारे में जो आप लोग इतना जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर हमारा तो काम ही है लोगों को बताना कि किस तरीके से हमारे सैनिकों का शौर्य होता है। लोग नेशनल चैनलों पे बस यही देख रहे हैं कि सरकारों ने हमला किया, सरकार जीत लिया, चूँकि जो हमारे ऑफिसर हैं हमारे भाइयों ने तो काफ़ी कुछ बताया। इंटरनली हम नहीं जाएंगे उस पर। गवर्नमेंट का प्लानिंग होता है, कैसे करना है, क्या करना है। एक्सटर्नली कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको। जी बिल्कुल, हमने बोला भी सर को कि आप अपने सहूलियत से बता सकते हैं जी। तो मेन सब हमारे मोदी जी आए, सबसे पहले उनका यही था कि पहला टारगेट कि हम अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। जिसकी सेना मजबूत रहेगी वो देश सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको अमेरिका को देख लीजिए, सेना सबसे मजबूत है उसकी, हर देश को दादागिरी दिखाता है। अभी जो पहलगांव घटना हुई सोची समझी घटना थी, और इसके पीछे चाइना का 100% हाथ था कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है काफ़ी ऊपर जा रहा है, इसको कैसे भी डाउन करो, लड़ाई में इनको उलझा दो और इकोनॉमिक ग्रोथ इनका डाउन जाने दो, ताकि जो GDP इनका बढ़ेगा नहीं, ये फिर गरीबी की रेखा में नीचे जाते रहेंगे और अपना ये करते रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने इस बातों को ध्यान नहीं दिया, और जैसे बताया आपने कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया कि आप युद्ध विराम कीजिए, ऐसी बात नहीं थी। जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, उन्होंने क्लियरली कहा कि अमेरिका के इसमें कोई रोल ही नहीं है। खैर उस पर मैं नहीं जाऊँगा। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा युद्ध के दौरान हमारा क्या प्रोग्राम रहता है, तो हर शिप जाती सेल करती है। शिप समुद्र के अंदर, सबमरीन वाले जो पनडुब्बी वाले होते हैं पानी के अंदर सेल करते हैं, जो सरफेस वाले हो तो सरफेस सेल करते हैं। तो ऐसा भी हो गया है, तो सब सेल करता है, अपना अपना स्ट्रेटजी रहता है, किसको क्या करना है, एक्सरसाइज करना, किस दिशा में जाना है। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर देते हैं, तो इंटरनली हो तो नहीं बता पाएंगे हम आपको। तो वहाँ जाते हैं फिर तो होती है। और लड़ाई अभी पहले ऐसा नहीं, गोली बंदूक चलाओ, मशीनरी हो गया जैसे साहब ने बोला, और ऐसे चलती है अभी, और उसी पर चलता है। और गवर्नमेंट हमारी है इस पर बहुत ध्यान दी डिफेंस के वजह से मोदी जी आए हैं। तो डिफेंस हमारा जितना मजबूत रहेगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और हमारा GDP ऊपर जाएगा तो और भी स्ट्रांग रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, रघुवीर सर हैं, हम 1971 के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए ताकि हमारे जनता को पता चले। खास करके अभी तो वो लोग, अभी मुझे नहीं लगता कि
अभी वैसे अवसर हमारे पास बचे हुए जो कहानी सुना सके, तो आप अभी आज बैठे हैं तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि हमारे चैनल पे आप आए और हमारे जो पब्लिक जो देख रही है उनको आप कुछ चीज़ें शेयर कर सके, किस तरीके से कठिनाइयाँ आती हैं, क्या प्लानिंग रहता है और कितना सब कुछ चेंज हो जाता है युद्ध के दौरान और हम लाइफ में। कभी भी नेवी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें ये देखना कि नेवी वाले एयरफोर्स का भी काम करते हैं और मिलिट्री का भी काम करते हैं, और नेवी का तो नेवी वाले कर ही रहे दोनों को हैं, बैलेंस करते हैं, तीनों का कर रहे हैं। क्योंकि विक्रांत के ऊपर हवाई जहाज रहते हैं, उन्होंने भी चटगांव में बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी, सीओग था, अलीजे था, उन हवाई जहाज़ों ने जो फायरिंग की वहाँ पे, और आगे वापस विक्रांत पे फिर दोबारा तेल भरा, बम लिया, फिर डाल दिए जाके। उनका ये फ़ायदा। फिर जो अपने आदमी उतरते हैं शिप में से, वो लैंड फाइटिंग हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है। जो मिलिट्री वाले जो लड़ाई करते हैं वो ट्रेनिंग हमारे पास होती है। जब जंगल में जाना पड़ता है तो वहाँ पे वो भी मिलिट्री वाले के साथ में मिलकर कर सकते हैं। एयरफोर्स का भी हो गया, और समुद्री जहाज़ है उसमें तो रहते ही हैं। पर जब हम जहाज़ में जाते हैं, किनारे पे रहते हैं, खाना पीना सब कुछ सब ठीक रहता है, पर जब बाहर जाते हैं उस टाइम क्या हम खाना लेके जाते हैं। INS विक्रांत वाली थोड़ा सा बताइए पब्लिक को हमारे। 71 वाला 71 वार में भी यही था कि पाकिस्तान ने एक लेटर भेजा, किसी को मैसेज दिया कि माँ बच्चों के बिना जा रही है, माँ बच्चों के बिना जा रही है, इतना मैसेज था। इंडिया वाले समझ गए माँ तो हमारी विक्रांत है, इसके साथ में दूसरे शिप नहीं है। तो इनको पता लगा, इन्होंने अपने शिप तो साथ में रखे हुए थे पर वो थोड़ी दूर थे, उन्होंने अपना गाजी भेजा, गाजी ऑफ विजाक, वहाँ पे पहुँचा। जब उस समय के सबसे बड़ी जहाज थी विक्रांत, INS विक्रांत जो था, INS विक्रांत, उसके ऊपर 37 एयरक्राफ्ट रहते हैं, और गाजी जान INS विक्रांत अपना था, गाजी सबमरीन, गाजी सबमरीन था, अभी भी रखा हुआ है। और वो जब निकला बाहर कर दीजिए, ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा कुछ डाउट है तो क्लियर कीजिए, चूँकि हम भी उतना जानकारी आपसे समझ के हम लोगों तक समझाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल जब वो ऊपर आई गाजी, तो ये सरदार जी तो हमारे थे ही वहाँ पे। 200 मीटर अवे फ्रॉम अवर शिप, यस टारपीडो छोड़ा उसने, टारपीडो छोड़ा तो जैसे उसने टारपीडो छोड़ा तो हमारे को टारपीडो आते दिखाई दिया। हम खाना खाने के लिए आए थे, टारपीडो वाज कमिंग, देन अवर शिप वाज टर्न टू लेफ्ट साइड, टारपीडो आगे चला गया, हम लोग बच गए। हम लोगों ने स्पीड इंक्रीज़ किया तो बच गए। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, जो उनकी सप्लाई लाइन थी कट कर दी। कोई मर्चेंट शिप खाना लेके आता, अमनीशन वो सब कट करने के बाद में उनको ना राशन जाने दिया ना अमनीशन जाने दिया, इसलिए उनको ना राशन मिला ना अमनीशन मिला। तो 95,000 सैनिक्स उनके आर्मी वाले सरेंडर किए। तो उनको सरेंडर किया तो उनको ना राशन हुआ ना गोली मिली, इसलिए उन लोगों ने सरेंडर करके अपना वो कर दिया। और गाजी को हमारे शिप थे जो 4 हमारे साथ, उन्होंने उसके राउंड घूमना शुरू किया और उस टारपीडो छोड़ा तो गाजी को लगा तो नीचे जाके बैठ गई। अच्छा, तो ऐसा है, आई हैव सीन पर्सनली। हाँ नहीं ठीक है। जब अभी के जो बच्चे हैं खास करके ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जो रील देखते हैं उनको उससे अगर फुर्सत मिले तो हमारे सैनिकों का शौर्य भी उनको समझने की ज़रूरत है, जिन्होंने उस तरीके से किया आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप अपनी बातें बता रहे हैं उस समय के जिस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग किया था। हमारे साथ में मैडम बैठी हुई हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से उस समय की तो बातें हो गई, लेकिन इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जो हमारे महिलाओं को सम्मान में रखा गया, वहाँ जो हाल ही में शादी करके गई थी उनके पतियों को इस तरह से मारा गया और बोला गया कि जाके मोदी जी को बता देना, यानी टारगेट किया गया उनके सिंदूर पे। फिर देश की महिलाएं क्या महसूस कर रही थी, अश्विनी राणे जी कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद सादा सर न्यूज कि मुझे ये एक मौका दिया आपने। इस वक्त मैं इतने डिग्नेटरीज़ के साथ में बैठी हुई हूँ और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो बहुत ही किसी भी लेडीज़ के दिल के करीब रहता है, आस्था का और श्रद्धा का विषय है। तो यकीनन जब हम उस वक्त हम लोग थे कोल्हापुर में और मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पहलगाम में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, और जब न्यूज़ देखी तो 2 मिनट के लिए सच कहूँ तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब भी हम सुबह तैयार होते हैं तो सबसे पहले माथे पे सिंदूर लगता है। तो वहाँ पे जितनी महिलाएं टारगेट हुई है और उनके माथे का सिंदूर ही वहाँ पे निकल गया, तो एक लेडी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे तो मेरे भी वजूद के ऊपर उन्होंने वो एक हल्ला किया हुआ है। हर एक औरत
पूरे एंटायर हिंदुस्तान से उस वक्त दिल दहलाने वाली ही घटना थी, क्योंकि हर एक औरत की विश्वास का, हर एक औरत के आस्था का, हर एक औरत की इज्जत का वहाँ पे खून हो गया था। और हर एक के, यानी इंक्लूडिंग मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे तो इसका एक बहुत ही अच्छा करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सिंदूर मिटा के कहा कि जाके मोदी जी को बोलो, बराबर है। मोदी जी ने भी बहुत ही अच्छी 2 बहुत बहादुर शेरनियाँ भेजी और उन्होंने वो सिंदूर के माध्यम से उन्हें अटैक करके उनका जवाब दे दिया। यहाँ पे वापस अगर हम लोग ये करें कि जैसे आप सब जानते हो कि हम लोग राखी के लिए जाते हैं और उसके बाद, ये होने के बाद में हम लगातार वहाँ के जितने सैनिक हैं, मेरे साथ में इस साल रघुवीर भैया भी आए हुए थे, जो हम लोग अलग अलग रेजिमेंट्स में गए थे, हम लोग कंटिन्यू उनके साथ में टच में थे, क्योंकि हमारी जो एक कर्तव्य है वहीं तक ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हमारे जो जवान वहाँ पे है सीमा पार, हमारे बॉर्डर पे जो खड़े हुए, उनका हौसला बढ़ाना भी तो हमारा काम है ना। वो हमारा ही सिंदूर बचाने के लिए तो वहाँ पे 365 डेज़ 24/7 बंकर में सब जगह पे, वो ठंडी हो बारिश हो, वहाँ पे वो खड़े हुए हैं। हम यहाँ से लगातार उनके साथ में जुड़े हुए, आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ कि सब लोग अपना हौसला रखिएगा। प्रेयर में हम लोग आपको मानते हैं, प्रेयर में हम लोग आपके लिए सोचते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम आज भी आपके साथ में हैं। देश की हर महिला आपके साथ में है, देश की महिला हर एक आपके साथ में है। रहा सवाल सिंदूर का, गुस्सा आज भी है मनोज जी, विनय जी, आज भी गुस्सा है। यानी ऐसा मेरे जैसी कितनी ऐसी औरतें, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, और अभी भी आज जाके वहाँ पे घुस के अंदर मारना चाहिए। कुछ राहत महसूस कर रही हैं हमारे देश की महिलाएं, वो माताएं जिन्होंने अपना सुहाग खोया, कुछ राहत महसूस कर रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद? राहत थोड़ी सी हुई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। जब तक पूरा नेस्तनाबूद नहीं होता है तब तक तो राहत कैसी होगी। आज सोचिए ना, आप 1-2 सेकंड के लिए सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन हो या कोई हंसता खेलता परिवार हो, उसके पिताजी को, उसके शौहर को जब मारा जाता है, उसके पति को जब मारा जाता है, उसके बाद में उसकी दुनिया तो पूरी उजड़ गई है ना। दुनिया रही कहाँ उसकी? एक स्वर्ग से सुंदर कश्मीर में वो लोग घूमने गए थे, और वहाँ जाने के बाद में स्वर्ग से सुंदर शुरू होने वाली उसकी जीवन शैली को ही उन्होंने ठप कर दिया है। तो गुस्सा तो आज भी है ये। ठीक है, बगल में बैठे एयरफोर्स सर हैं, हम थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहेंगे शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है। क्या महसूस करते हैं हमारे एक्स ऑफिसर इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद? कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? आपने एक वारफेयर में एक बार में आपने पूछा था, तो ये वार शुरू होने के पहले उसको प्रिपरेशन बहुत सारा करना पड़ता है। कोई दुनिया आज तक नहीं किया है जो इंडिया ने किया है। पहले जो एक्सपेक्टेशन जो है वार का, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर नॉट टच्ड सो मेनी थिंग्स इन दिस वन, war is not that for only 3 forces and going attacking. Rafale is flying for 22 minutes and attacking 11 targets. That is a different issue. The preparation is most important, where you are located your warship. Before that, India has made a lot of tunnels in Jammu and Kashmir and hill area, so the movement of the military vehicles can happen. That was the first thing is been taken. Next thing is taken, instead of taking the airfields, so all highways have been made, maximum 3 highways have been made as used as a runway in case of emergency. Even nobody can detect, nobody can do anything on during emergency or in case of anything detecting. So that is a second preparation they have taken. Third preparation, without moving, without movement, they are all, everybody is relocated in the correct positions. So nobody was knowing about that. So that is the only one thing where it is there, where it is a sand, where it is a hill, where it is this one. So next thing is, having technology is not an criteria at all. If you have a BMW car, but you should know how to drive it. You may have a smartphone, you know how to use it. You know about AI, you know how to use it. So success of India is not that having only the equipment, using the equipment in a correct way at a correct time by a correct person. We don't think whether it is a lady or gentleman or anything. Is a commander is the most important. We are all wait for the last word of the command. So where we use our intelligence to use that equipment. So my request through this particular charcha, I request all the citizens to come forward to send their children to Air Force, Army and Air Force. That is most important for us. बिल्कुल, यही करने के लिए हम लोग आए भी हैं। So when you take the percentage wise, Haryana,
Punjab, UP, there is no house without any person serving in the Air Force. In the defense. But when you take the percentage of Gujarat, this area, nobody is knowing. ठीक है सर, So it is better through your, I request everybody to come and encourage the person to come forward to join the armed forces. Thank you. ठीक है अश्विनी मैडम, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि जब हमारी सेना निकलती है तो उनके साथ में बहुत गलत सलूक हो जाता है। हमारे ही सुरक्षा के लिए अगर वो लोग खड़े हैं तो क्यों ना हमारे हर एक भारतीय का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो भले वो वो ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें एटलीस्ट कम से कम जगह तो बैठने के लिए दी जाए। कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सेना के लोगों को अच्छे तरीके से सलूक नहीं होता है। तो पूरे भारत, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें इतना ही कहूँगी कि ना फ़ोटोग्राफ खींचे, ना वीडियोज़ बनाएं, बल्कि उन्हें जाके एटलीस्ट एक कप चाय या एक कप पानी तो आप पिला सकते हैं। उतना तो आपका ड्यूटी है, वो करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि वो हमारे लिए वहाँ पर खड़े हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये मुझे कहना था आपके माध्यम के थ्रू। मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा। दूसरा, एक तो आम जनता तो ठीक है, क्योंकि आम जनता के सर्कल में कई तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकतर वीडियोस आप देखोगे तो कई बार पुलिसकर्मी जो हैं, ठीक है, जो खुद एक सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर वीडियो वायरल होते हैं तो आर्मी मैन के साथ में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बदसलूकियाँ पुलिस वाले करते हैं। अधिकतर वीडियो देश में कई बार वायरल हो चुके हैं। दूसरा, एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, दो शेरनियों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद किसी पार्टी का या किसी समाज का कोई व्यक्ति किसी एक देश की जो वीर है यानी कि मातृशक्ति है उसको किसी जाति के नाम से पुकारता है, कोई उसको कहता है कि भाई आतंकवादी हमारे यहाँ आए थे तो हमने उनकी ही बहन को वहाँ पर भेज दिया। तो देश में इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मातृशक्ति ने कहीं पे बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं उठी। कुछ लोगों के 2-4 वीडियोज़ आए हैं, तो क्या अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके पक्ष में हम हैं और वो किसी महिला के ऊपर, किसी मातृशक्ति के ऊपर किसी भी अभद्र टिप्पणी कर देता है, क्या उसके बाद हम नहीं बोल सकते उसको? क्यों नहीं, बोलना ही चाहिए। अब रहा सवाल, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें जाते हैं, वहाँ पर भी तो 12 बलूतेदार थे, हर एक जाति धर्म से था, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो मातृशक्ति सिर्फ महज धर्म, जाति और पंथ में कहाँ समेटी हुई है? वो तो बस मातृशक्ति है। कोई भी व्योमिका जी है या तो फिर सोफिया कुरैशी जी है, ये तो 2 ऐसे दिग्गज नाम दिए गए हैं। यहीं पे तो मातृशक्ति की संगठन और पावर का तो यहीं पे पूरा आपको देखा, यानी क्या बोलते हैं हम, दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे किसी पक्ष अगर ये बात कर रहा है मातृशक्ति के ऊपर तो यकीनन वो गलत है। मातृशक्ति ही है। उनके बेटे के ऊपर, यानी बेटा उनका कौन है, तो हमारी भारत माँ है, उसके ऊपर आंख उठाई गई तो माँ के ऊपर, माँ तो फिर अपने बेटे के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो इसमें कहाँ पक्ष आ गया, इसमें कहाँ धर्म आ गया, इसमें कहाँ जाति आ गई, इसमें कहाँ पंथ आ गया? किस तरीके का मिलना चाहिए? सर, हम ही मातृशक्ति दे सकते हैं इनको जवाब, और कोई नहीं दे सकता है। अगर हम संगठित हो जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जवाब देने के लिए हर एक मातृशक्ति को आगे तो आना पड़ेगा। हम अगर वही धर्म, जाति, भेद, पंथ में ही फंसे हुए हैं, वहाँ से हम कब बाहर निकलेंगे? हमें स्टेटस लगाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। 2 वीरांगनाओं का हमने स्टेटस लगा दिया, 24 आवर्स चला, बहुत सारे कमेंट्स आ गए, दिन खत्म हो गया। इससे आगे भी तो कुछ है ना। वही 2 नारी शक्ति को अगर हम हमारे तरीके से पावरफुल बना दे तो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं किस जाति की हूँ, धर्म की हूँ, ये बहुत अलग बात है। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, ये सबसे पहली बात होती है। बिल्कुल। एक आखिरी, क्योंकि लाइटिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है, रघुवीर सर से जानना चाहेंगे कि समाज के लिए और ख़ास करके देश के युवाओं के लिए आखिरी क्या संदेश रहेगा, उसके बाद हम शो अपना ख़त्म करेंगे। शो होने के पहले सिली साहब का एक गाना हम सब मिलके गाएंगे। बिल्कुल, हमें एंडिंग में कर लेंगे, एंडिंग में कर लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी ने अभी चालू किया एयरफोर्स में, नेवी में और मिलिट्री में 40 हज़ार भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के लिए कर रहे हैं या 5 साल के लिए कर रहे हैं। वो क्या, उसके बाद में जब आ रहे हैं, जितने भी अग्निवीर बाहर आ रहे हैं, वो एक ट्रेंड आदमी है, वो डिसिप्लिन भी समझते हैं और लड़ाई के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे वही बंदे, क्योंकि वो हमारे से भी जवान है। आज जो कोई भी नौकरी कर रहा है उसकी उम्र 40 साल 50 साल है। ये अग्निवीर तो क्या 20 साल 22 साल के हैं, ये तो हमारे से ज़्यादा डबल ट्रिपल काम करेंगे। और जितने भर्ती होंगे और सभी इंडियन, पूरे समाज के जितने भी भारतीय आदमी, बच्चे
वो यदि ट्रेनिंग लेते हैं और वो आगे जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम वही करेंगे। ये जो बड़े बुजुर्ग जो आदमी हैं वो उनको समझाएंगे ऐसा करना, ऐसा करना, करने वाले वो ही रहेंगे और सबसे पहले वही आगे जाएंगे और वही देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। आप लोग आए और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप लोग आते हैं, अपनी बातें रखते हैं और वो बड़े अच्छे से आप लोग समझाते भी हैं अपने शौर्य गाथाओं को। चूँकि आज की जो जनरेशन है वो रीलों में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, दिन निकल जाते हैं 5-5 सेकंड में, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके साए में रह के आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे सैनिकों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। भरत भाई आप आए, बीजेपी से अध्यक्ष है, आपने आए अपनी बात रखी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आजकल पॉलिटिशियन बच भी रहे हैं बातें करने से, तो आप आए, बहुत बहुत। अश्विनी राणे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आप बोल रहे थे कि सर कुछ अपना कुछ सुनाना चाहेंगे। आपसे एक गुजारिश करूँगी कि क्यों ना इस सीरीज़ में रखा जाए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो कहीं ना आवाज़ नहीं आएगा आपका, चूँकि माइक दूर है, तो अगर कुछ बोलना है तो आप माइक में बोलिए, फिर मैं ये कहना चाहती थी कि हमारा जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं पे आके रुक गया है। इसके आगे हमारे पास में कोई शौर्य गाथा नहीं है। बाद में हमारे पास में कारगिल है, 1971 वॉर है, लेकिन उसकी गाथाएं किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर हटाया गया है। अगर आपके माध्यम से, अगर इनके पास में इतनी सारी कहानियां हैं जो रियल है, रियल हीरोज़ की है, क्यों ना इसे सीरीज़ में अगर आप लेके आएंगे। हम यही कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछले 2 हफ्ते पहले भी हमने 100 अफसर लोगों से बात किया और उनकी शौर्य गाथा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा कर्तव्य है, हम नहीं करेंगे। हम चूँकि आईना का काम करते हैं, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो रटी रटाई चीज़ें हैं वो नेशनल चैनलों के थ्रू जो दिखा दी जाती हैं, उससे कुछ अलग हटके हमारा सलासर न्यूज़ है जो करने की कोशिश कर रहा है, और सहयोग आप लोगों का मिल रहा है, तो बहुत थैंकफुल हूँ। हर एक आर्मी ऑफिसर के पास में एक एक स्टोरी है, क्यों ना हर एक को अगर हाँ सुना, तो हमारे जो यूथ है उनको पता चलेगा कि सच में रियल हीरोज़ कौन है और रियल स्टोरीज क्या अगले सीरीज में लगातार इस तरीके से बात करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ आए और जुड़े, और ऐसे आगे और खबर देखने के लिए आप सलासर न्यूज़ से ज़रूर जुड़े रहिए। हमारे साथ में आए हमारे सैनिकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में विनय सर बैठे, पूरी बातचीत के दौरान हमारे साथ लगातार बने रहे। कैमरे के पीछे से निशा पटेल, दूसरी तरफ कैमरे के पीछे से सागर झा जी थे, और जो लोग साक्ष्य बने पीछे बैठे थे, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप शुरू कीजिए, इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। सीमे में रहना सीख ले, मैं शत्रुओं से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। जय हिंद।